प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में अगर लगातार आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो अभी हाल ही में हमने इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी इस सीरीज में करंट अफेयर के साथ साथ समाप्त किया है। और जो कि इस सीरीज की सबसे प्रमुख विशेषता है कि हम आपको इलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से कम जानकारी के बावजूद क्वेश्चनों को कैसे सही करना है, कैसे सही आंसर प्राप्त करना है, ये बताने का प्रयास करते हैं। कि लगातार मेरा बार बार यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करने का अनुभव रहा है, तो इसीलिए मुझे पता है कि बिना इलिमिनेशन टेक्निक के सिर्फ नॉलेज के आधार पर यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इस सीरीज में हमारी प्रयास रहती है कि आप हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वे भी एलिमिनेशन टेक्निक को सीख करके और अधिक से अधिक प्रीलिम्स के एग्जाम को पास करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हाल ही में नौसेना का जो नया ध्वज था, प्रधानमंत्री ने उसको, जो पुराना ध्वज था उसको चेंज करके एक नया ध्वज इंडियन नेवी को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसी के साथ में क्वेश्चन है, प्रश्न है कि नए नौसेना ध्वज पर चोल साम्राज्य की मुहर है। ठीक है। दूसरा, जिसके पास मजबूत, कुशल और शक्तिशाली नौसेना थी। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, राष्ट्रीय ध्वज सुनहरे दोहरे बॉर्डर वाला बैंगनी अष्टकोणीय राष्ट्रीय प्रतीक और एक लंगर सभी एक नए ध्वज के हिस्सा हैं। तो बताया गया है कि जो नया ध्वज नेवी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें क्या क्या है। तो दो सुनहरे बॉर्डर है, उसमें अष्टकोणीय ध्वज है जिसमें कि अष्टकोणीयता है जो कि बैंगनी कलर का है। सेकंड, तो उसमें जो नेशनल एम्बलम है, जो शेर, हमारे जो अशोक चक्र पे जो शेर का प्रतीक है, वह भी उसमें शामिल किया गया है। और एक लंगर, लंगर जो कि समुद्र में जो लंगर डाला जाता है जहाज के साथ, वो, ये सभी नए ध्वज के हिस्सा हैं। अगला स्टेटमेंट कहता है कि अष्टकोणीय आकार वाला 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच और परिचालन क्षमता का प्रतीक है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है। अब जैसे देखिए प्रश्न, कुछ हैबिट जो कि आपको डेवलप करने ही है, जैसे ही सही और गलत दिखे उसको घेर देना है। एक हैबिट और डेवलप करना है कि जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने के साथ ही कोई अगर फैक्ट दिख गया तो उसके नीचे आप पेन से लाइन खींच दीजिए। ठीक है। जैसे मुझे जहां जहां पर तो कोई एक हार्डकोर फैक्ट दिखा है वहां पर मैंने लाइन खींच दिया, क्योंकि स्टेटमेंट का वही फैक्चुअल पार्ट गलत हो सकता है। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है कि चोल साम्राज्य की मुहर है। जो, तो चोल साम्राज्य एक निश्चित नाम दे दिया गया। हो सकता है कि चोल साम्राज्य की नहीं हो, किसी और साम्राज्य की हो सकता है और कोई भारत में जैसे कि शिवाजी का प्रतीक हो। ठीक है। या और कोई भारतीय इतिहास का जो शासक रहा है उसका प्रतीक हो। तो यहां पर चोल साम्राज्य जैसे ही आया, यह एक हार्डकोर फैक्ट है, तो इसके गलत होने की संभावना है। साथ ही अब राष्ट्रीय ध्वज पर बहुत सारे प्रतीक चिन्ह के बारे में बात की गई सेकंड स्टेटमेंट में। हो सकता है कि यहां पर यह प्रतीक भी क्या हो, गलत हो। इनमें से कोई एक फैक्ट गलत हो। कि हो सकता है कि सुनहरा दोहरा बॉर्डर नहीं हो, या बैंगनी अष्टकोणीय नहीं हो, या उस पर राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो, और या उस पर लंगर नहीं हो। उनमें से कोई भी एक गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं। तो एक जो बेसिकली जानकारी होनी चाहिए आपको कि फैक्ट तो गलत होते ही है, लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट में दो से अधिक फैक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि उस स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। आइए एक देख लेते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमारे नौसेना का नया वाला ध्वज है।
ये देखिए पुराना और नए ध्वज में अंतर। ये बेसिकली ऊपर वाला जो ध्वज है वो पुराना है, ये ओल्ड है, और ये हमारा न्यू नेवी का ध्वज है। अब देखिए ओल्ड और न्यू में अंतर क्या है। ओल्ड वाले ध्वज में क्या था, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, सत्यमेव जयते अशोक चक्र, ठीक है, शेर का एम्बलम। साथ ही कोने में जो एक भाग है उसमें हमारा राष्ट्रीय झंडा होता था, उसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। और शेष जो भाग था, ये जो शेष भाग है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रिटिश ध्वज है, ये ब्रिटिश ध्वज है। अब एक बात बताइए, हमारी नौसेना के ध्वज में ब्रिटेन का ध्वज क्या कर रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए सरकार ने इस पुराने ध्वज को रिप्लेस करके ये नया ध्वज को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इस नए ध्वज में क्या क्या है आपको खुद ही दिख गया। एक तरफ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो नेवी का नया ध्वज है उसमें हमारा कोने में राष्ट्रीय ध्वज है। साथ ही उसके बाद अष्टकोणीय, ये अष्टकोणीय तिहरे आकार का, उसमें 3 लाइन है, 3 लाइन का अष्टकोणीय एक केंद्र है। इसमें देखिए अशोक का ये शौर्य है, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है। और बीच में ये देखिए नेवी, जो पानी में जब आप लंगर डालते हैं तो ये लंगर है, दिख रहा है, ये लंगर। और संस्कृत में सम नो वरुणः लिखा गया है, तो एक लंगर भी है, अशोक एम्बलम है, भारत का राष्ट्रीय झंडा है, अष्टकोणीयता है, और बीच में ये जो प्रतीक चिन्ह डाला गया है, ये ध्यान से ये जो देखिएगा। अब यह किस साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है ये आपको जानना है। और स्टेटमेंट कह रहा है कि यह किस साम्राज्य का है, चोल साम्राज्य का है। नया झंडा आपने देख लिया, यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी नए झंडे को इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये रक्षा मंत्री जी हैं। तो पहला की नौसेना ध्वज पर चोल साम्राज्य की मुहर है, और ये सुनहरे दोहरे बॉर्डर वाला बैगनी अष्टकोणीय राष्ट्रीय प्रतीक और एक लंगर। तो ये दोहरा बॉर्डर नहीं है बल्कि ये तिहरा बॉर्डर है, ठीक है, जो बॉर्डर है ये तिहरा बॉर्डर है। और जो मुहर है वो चोल साम्राज्य की नहीं होकर के जो वीर शिवाजी साम्राज्य, नौसेना का जो ध्वज है उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर है। तो ये जो बीच में मुहर दिया गया है, ये जो मुहर है ये किसका है, ये शिवाजी के साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है। तो चोल साम्राज्य का नहीं है। नौसेना की जो जो नया झंडा बना है उसमें जो मुहर लगी है वो किस साम्राज्य की है, वो छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की है। तो पहला वाला तो निश्चित रूप से गलत होना था, क्योंकि एक निश्चित नाम था, ठीक है, पहला वाला निश्चित नाम था इसलिए गलत होना था, और पूछ भी रहा है गलत। और दूसरा वाले में बहुत सारे फैक्ट थे, तो आपको जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिले इसमें बहुत अधिक फैक्ट हो तो मान लीजिएगा कि उनमें से कोई एक फैक्ट जरूर गलत किया गया है, ठीक है। तो दूसरा वाला फैक्ट इस आधार पर गलत हो जाता, तो पहला और दूसरा ये दोनों गलत हो रहे थे, तो इसका आंसर हो जाता ए, पहला और दूसरा गलत है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि ये जो नया ध्वज है उसमें छत्रपति महाराज की मुहर है, और नए पताका के जो ऊपर है उस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है, ये बाकी सभी चीजें हैं। और 8 कोणीय जो अष्टकोणीयता है, वो अष्टकोणीयता किस लिए है, इस ध्वज को अष्टकोणीय बनाया गया है, ये 8 कोण है। ये बताया जा रहा है कि हमारी जो सेना है वह 8 दिशाओं में, 8 दिशाओं का मतलब है कि दिशाएं 10 होती हैं ऊपर और नीचे, इसको छोड़ करके शेष सभी दिशाओं में नौसेना कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी लड़ने के लिए सक्षम है, इसीलिए इसको अष्टकोणीय बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी जान लिया कि जब भी कोई निश्चित फैक्ट मिलेगा वो निश्चित फैक्ट गलत होने के लिए अधिक संभावित होता है, साथ ही जब बहुत सारे फैक्ट एक साथ होते हैं तो वे भी गलत होने के लिए अधिक संभावित होते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन से है। इस सीरीज में हम चूंकि पिछले कुछ समय से आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन को भी शामिल कर रहे हैं, और क्वेश्चन शामिल करने के पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अधिक संभावित है इस वर्ष पूछे जाने के लिए।
ठीक है, पिछले वर्षों के ट्रेंड्स को एनालिसिस करके ही हम ये क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो ध्रुपद शैली है, ध्रुपद नहीं ध्रुपद शैली, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, ध्रुपद शब्द ध्रुव से लिया गया है, जो आकाश गंगा के माध्यम से चलने वाला स्थिर शाम का तारा है, और इस पद का अर्थ है कविता। ध्रुपद का अर्थ क्या है? कविता। और यह ध्रुपद शब्द ध्रुव से लिया गया है, और ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव एक तारा है जो कि शाम को, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये शाम का तारा है जो कि स्थिर रहता है। ठीक है, शाम का तारा। सेकेंड स्टेटमेंट, ध्रुपद शैली का गायन तानपुरा और पखावज के साथ किया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, बादशाह जहांगीर के दरबार में यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। चौथा स्टेटमेंट, तानसेन के शिष्य बैजू बावरा ध्रुपद संगीत के प्रथम प्रमुख समर्थक थे, प्रमुख गायक थे। ठीक है, अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, जो भी निश्चित फैक्ट आपको दिखे, वो निश्चित फैक्टों में से एक फैक्ट आपको हार्डकोर रूप से दिख रहा होगा, एक नाम, जहांगीर। जैसे ही कोई नाम दिख जाए आपको, नाम मैक्सिमम केस में थोड़ा सा इधर उधर करके गलत ही दिया जाता है। तो भाई जहांगीर ही क्यों, कोई दूसरा भी हो सकता है। कह रहा है कि जहांगीर के टाइम में जो ध्रुपद संगीत शैली थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। यह स्टेटमेंट गलत है, और गलत इसलिए क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया, निश्चित फैक्ट है। नाम के स्थान पर दिया गया होता कि मुगल काल में ध्रुपद शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता, क्योंकि मुगल काल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। यह निश्चित एक काल, एक सिर्फ एक समय का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े कालखंड का प्रतीक है। लेकिन यहां ये एक व्यक्ति के नाम को इंडिकेट करा दिया गया है, तो यह एक निश्चित फैक्ट हो गया। तो बादशाह जहांगीर, तो यह तीसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो इसका मतलब यह गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब ऑप्शन हो गया ये केवल एक और दो, या फिर केवल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीसरा गलत हुआ, तो इस आधार पर चौथा स्टेटमेंट इन दोनों में नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत ही है। कैसे गलत है? तानसेन के शिष्य बैजू बावरा, हो सकता है कि बैजू बावरा तानसेन के शिष्य नहीं हो। ठीक है, तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहा है। अब ये दो ऑप्शंस हैं और दोनों में एक कॉमन है, तो इसका मतलब कि एक तो निश्चित रूप से सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट है, ध्रुपद शैली का गायन तानपुरा और पखावज के साथ किया जाता है। अब देखिए, ऐसे करके कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपने एक आंसर को सही, यहां इसको गलत पहचाना और आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो इसका मतलब कि आप 50% एलिमिनेट कर चुके हैं। रिमेनिंग 50% अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको रिस्क लेकर के दोनों में से किसी एक को मार करके चले आना है, क्योंकि अब आप 50% अधिक सही होने के लिए संभावित हो गए हैं। तो यहां पर रिस्क जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा रिस्क आप लोग जरूर लीजिएगा। अब यहां पर एक ध्रुपद शैली का गायन तानपुरा और पखावज के साथ किया जाता है। यह स्टेटमेंट जो भी आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा भी पढ़ता है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया की कोई भी किताब पढ़ा हो या एक बेसिक जानकारी वाला कोई भी बुकलेट भी पढ़ा हो, तो उसमें भी यह लिखा गया है कि ध्रुपद शैली के जो ध्रुपद शैली में जो गायन होता है वह तानपुरा और पखावज से किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बाकी बहुत आसानी से सही हो सकता है। तो इस तरीके से अब आइए इसको जान लेते हैं। देखिए, ध्रुपद शब्द ध्रुव से निकला है, और ये आकाश गंगा में चलने वाला एक स्थिर तारा है, जो कि जिसे हम सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, और ध्रुपद संगीत में जो गीत गाए जाते हैं वो विशेष रूप से किसी देवता की स्तुति होते हैं। ठीक है, और अकबर के टाइम में यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया ध्रुपद संगीत। हम सभी जानते हैं कि भारत में संगीत की जो विधा है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत सामवेद से होती है, और संगीत के बारे में विस्तृत वर्णन, उसके बारे में जो विस्तृत लेखन होता है, संगीत के कलाओं की जानकारी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र। यह नाट्य शास्त्र जो कि
गुप्त काल में लिखी गई थी। इस पुस्तक में संगीत के बारे में और जो भी संगीत, नृत्य या नाटक, इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन किया। ठीक है। फिर इसमें ध्रुपद संगीत की विशेषता है कि ध्रुपद संगीत में राग की शुद्धता बनाए रखने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। एक बात समझिएगा आप लोग कि जब भारत में इस्लामी शासन शुरू हुआ तो इस्लामी शासन के साथ ही भारत में जो भारत का संगीत था, जो भारत का संगीत था, ये तो गजब सा हो गया। तो कौन सा पेन काम करे, देखते हैं ये काम करेगा। हाँ, ये काम। भारत का जो संगीत था वो दो भाग में बटा हुआ था। पहला था उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा था दक्षिण भारतीय संगीत, को उसको कर्नाटक संगीत कहा जाता। लेकिन उत्तर भारतीय संगीत में जब इस्लामिक शासन का आगमन हुआ तो उसमें उत्तर भारतीय संगीत मुख्य रूप से ध्रुपद, उसका जो प्रतिनिधित्व संगीत था, उसमें ईरानी शैली का मेल हो गया। ईरान से जो इस्लामिक शासन आया उसमें ईरानी संगीत का पुट भारत में शामिल हुआ और ये जो उत्तर भारतीय संगीत था उसे उसका नाम बदल करके हो गया हिंदुस्तानी शैली। तो जो हिंदुस्तानी शैली, भारत में म्यूजिक की दो शैलियां हो गई, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली और दक्षिण भारत में कर्नाटक शैली। ठीक है। तो ये जो उत्तर भारत की शैली थी उसमें ईरानी शैली का जब मिक्सचर हुआ तो मिक्सचर होने के साथ जो भारत में, उत्तर भारत में संगीत की एक विधा थी, उस विधा में परिवर्तन का स्कोप आ गया। और परिवर्तन का स्कोप आ गया उसके बाद जो उत्तर भारतीय राग थे, राग मालकोस, राग दीपक, इन रागों में तो शुद्धता रही, लेकिन बाकी जो हिंदुस्तानी संगीत रही, उत्तर भारतीय संगीत रही, उसमें संभावना रही कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे गायक होते हैं, वो उत्तर भारतीय जो गायक होते हैं वे संगीत में एक ही गाने को अलग अलग तरीके से गा लेते हैं, शास्त्रीय संगीत में मैं कह रहा हूं। और ये गाने की छूट क्यों है? क्योंकि इसमें ईरानी संगीत का जब मेल हुआ तो बाहरी संगीतों का मेल और इसमें सुधार की संभावना ऐड कर दी गई, जबकि कर्नाटक संगीत में कोई बाहरी संगीत का समावेश नहीं रहा। इसीलिए कर्नाटक संगीत में जो सुर बने हुए हैं उन सुरों में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती। तो उत्तर भारतीय संगीत में जो ध्रुपद राग है इसमें तो शुद्धता बनाई रखी गई, लेकिन बहुत सारे बाद के जो राग थे उसमें परिवर्तन की संभावना बनी रह गई। लेकिन ध्रुपद राग की विशेषता है कि इसकी शुद्धता उत्तर भारत में होने के बावजूद ध्रुपद राग आज भी पुराने समय में जैसे गाया जाता था आज भी उसी तरीके से गाया जाता है। ठीक है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अब उत्तर भारत के जो शास्त्रीय संगीत है उसमें कौन कौन से गायन है? उसमें ख्याल, गजल, ध्रुपद, घमार, तराना और ठुमरी है। ये हिंदुस्तानी संगीत के पार्ट है। अब ये ध्यान रखना है कि बैजू बावरा और तानसेन ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के शिष्य नहीं थे, बल्कि दोनों स्वामी हरिदास के शिष्य थे और 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान इन लोगों ने ध्रुपद संगीत में अच्छी भूमिका निभाई। तो ये नाम आपको स्वामी हरिदास का जान लेना है कि ये बैजू बावरा और तानसेन दोनों इनके शिष्य थे। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि थे, जिन्होंने की हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में जो भारत में राग है उनके बारे में विशेष करके बताया है। ठीक है। तो हमने इसका आंसर जान लिया, केवल एक और दो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर के एक अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन इसको लॉन्च किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे और इसके उत्तर आपको नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे का सेंस है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए कि कितना भी पढ़ के आप जाएंगे वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता। ये उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो उसको सही कैसे करेंगे।
ठीक है, बेसिकली ये एक अलायंस है आईआरएनए का कि इसमें इंडस्ट्री डिक्लेरेशन किया गया है और इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट किया गया। डीकार्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में जो इंडस्ट्रीज है वो कार्बन का जो उत्सर्जन करती है वो कम करना शुरू। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन किसका है? ये इनिशिएटिव है एनर्जी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, और जो दुनिया के कुछ प्रमुख बड़े इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका दोनों का ज्वाइंट रूप से ये इनिशिएटिव है। अलायंस, अलायंस मतलब ग्रुपिंग है किसी के लिए, फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन। भारत में जो महिंद्रा कंपनी है इसने घोषणा किया है, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कब का, शायद 2030 का या 40 का, कि ये उस समय तक जीरो कार्बन उत्सर्जन कंपनी बन जाएगी। तो यही अलायंस जो है वो पूरे दुनिया की जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट कर रहा है कि आप भी अपने यहाँ अपने इंडस्ट्री में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको शून्य के स्तर पर ले आइए। अब आइए इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलायंस का उद्देश्य पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों की खोज में शुद्ध शून्य महत्वाकांक्षाओं और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं के डीकार्बनाइजेशन में तेजी लाना है। पहला स्टेटमेंट में सिर्फ एक पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या है। पेरिस समझौते में जो कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, इसके बारे में डीकार्बनाइजेशन में तेजी लाना है, अर्थात कार्बन के उत्सर्जन में कमी करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम बेसिक और सीधे सीधे अपनी बात कहा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है कि पेरिस समझौते के तहत जो हमने कार्बन उत्सर्जन का टारगेट रखा है, कार्बन कटौती का, उस टारगेट को पूरा करना। तो ये तो सच भी है, ये कार्बन में कमी करने की ही बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरिस समझौते से तो जुड़ ही जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमें कहीं गलत लग नहीं रहा है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि चलिए हमें समझ नहीं आया कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। आइए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28% औद्योगिक क्षेत्र द्वारा और उसका लगभग 25% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का भी उत्सर्जन करता है। अब यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के मैंने ये माना कि मुझे चलो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि सेकंड स्टेटमेंट में 2 डिजिट दिए गए हैं। ठीक है, और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर यूपीएससी ऐसा कोई डिजिट देता है तो मैक्सिमम केस में डिजिट को यूपीएससी गलत बना करके देता है। ठीक है, मेरी एक मानने की हैबिट है, तो मैंने इसको गलत मान लिया। मैं ये नहीं जानता हूं कि सही है कि गलत है, मैंने इसको गलत मान लिया। पहले स्टेटमेंट में मुझे कुछ सही और गलत समझ नहीं आया तो मैं पहले स्टेटमेंट को भूल गया। स्टेटमेंट, इसके संस्थापक सदस्यों ने मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के डीकार्बनाइजेशन डे के दौरान अपना पहला कार्यकारी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। अब कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। देखिए भाई, शर्म अल शेख में, चूंकि हाल ही में ये हुआ है 2022 में COP27, तो यहां पर कोई भी पहल अगर हुई है तो इस पहल के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। शर्म अल शेख में जो भी निर्णय लिए गए थे आप लोग डिटेल से उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि कॉप का जब भी कोई बड़ा सम्मेलन होता है, उसका आउटकम कोई बड़ा होता है, तो वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो 2022 में अगर कोई सम्मेलन हुआ, 2021 में वहां पर कोई बड़े डिसीजन लिए गए, तो ये 2023-2024 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। अब कह रहा है कौन सा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है गलत लग रहा है, तो यहां पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और अब कौन हो रहा है कि एक तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब एक तो सही ही है, और अब बचा 3। अब 3 के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 के बारे में नहीं पता है तो हमने फिर भी 50% पे तो हम आ गए ना। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, तो आपने COP27 के कुछ आउटकम्स को जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें सबसे प्रमुख आउटकम में से ये एक है, सबसे प्रमुख पहल में से एक है, तो यह भी आपने जरूर पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो भी 50% पर आप आ गए हैं, 50% पर रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। इसका आंसर है केवल 1 और 3। इसका मतलब है कि 2 गलत है और 1 और 3 सही है।
इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो पहल शुरू की गई है उसमें देखिए अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन में ये बाली डिक्लेरेशन में शुरू किया गया था, उसमें प्रमोट किया गया था। बाद में इसमें भी मिस्र के शर्म एल शेख में भी इसको प्रमोट किया गया, और इसमें भारत की भी जो टाटा स्टील है यह भी इसकी बहुत बड़ी पार्टनर है, ठीक है। और यह भी, ये देखिए नहीं ये नहीं, ये भारत की नहीं है, तो दुनिया की कुछ प्रमुख टाटा, ये पता नहीं कोई कंपनी होगी, दुनिया की कुछ प्रमुख कंपनियों में से टाटा को भी इसका पार्टनर बनाया गया है, इस पहल का पार्टनर बनाया। इस पहल में क्या उद्देश्य है कि कुछ इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं, कुछ इसके नॉलेज पार्टनर हैं, और कुछ इसके इंडस्ट्री पार्टनर। इसका मतलब है कि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट को भी इसमें शामिल किया गया है, कुछ रिसर्चर्स को भी इसमें शामिल किया गया है, और कुछ इंडस्ट्री के कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है इस पहल में, ताकि इंडस्ट्रीज को अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके साथ नई टेक्नोलॉजी उन्हें उपलब्ध कराई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की इस पहल में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है, तो भारत की टाटा स्टील कंपनी इसकी इसमें शामिल है। ये उसी के बारे में बताया गया है कि 3 स्टेप में करना है। पहला, डायरेक्ट इमिशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना है। सेकेंडली, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इमिशन को कम करना है, और तीसरा फिर वैल्यू चेन इमिशन को डेवलप करना है। और इसी के तहत ये भी ध्यान रखना है कि 8 बिलियन ट्रीज, दुनिया में 8 बिलियन, चूंकि 8 बिलियन दुनिया की जनसंख्या हो गई है, इसीलिए इस पहल के अंतर्गत दुनिया में 8 बिलियन पेड़ लगाने की भी योजना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है यूएस स्टार्टअप सेतु। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टार्टअप सेतु, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारत में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया होगा। देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट, यह कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार की पहल है। जैसे ही मंत्रालय दिखे, आपको मान लेना है मैक्सिमम केस में कि मंत्रालय गलत है। कभी कभी ऐसा होगा कि लगेगा कि नहीं, ये मंत्रालय तो काफी क्लोजली लिंक है, यह मंत्रालय तो सही ही होगा, लेकिन फिर भी आपको मान लेना है कि नहीं, यह मंत्रालय गलत है। और फिर उसके बाद ऑप्शंस देखिए, क्या आप ऑप्शन से आंसर मैच करा पाते हैं। अगर करा पाते हैं तो आप सही जा रहे हैं। तो पहला है कि यह कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तहत भारत सरकार की पहल है। सेकंड, यह पहल भारत में स्टार्टअप्स को यूएस आधारित निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर से जोड़ेगी। कहा जा रहा है कि ये जो यूएस स्टार्टअप सेतु है, सेतु मतलब पुल, ब्रिज, क्या करेगी, ये यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं और भारत के जो नए स्टार्टअप तैयार करने वाले जो नए नए बिजनेसमैन हैं या जो नए नए नेतृत्व करता है जो कि स्टार्टअप खोल रहे हैं, उनको आपस में लिंक कर देगी। तो जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको क्या मिल जाएगा, यूएस के निवेशकों के माध्यम से फंड मिल जाएगा, वे अपने पहल को बड़ा कर पाएंगे, वे अपने कंपनी को बड़ा बना पाएंगे। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप पोर्टल मार्ग, इसके माध्यम से इसे समर्थन दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए एक नाम दे दिया गया, मेंटरशिप पोर्टल मार्ग। यह गलत हो सकता है। अब कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है, और मैक्सिमम केस में आपको मान लेना है कि मंत्रालय दिया गया, विभाग दिया गया, डिपार्टमेंट कोई दिया गया है, तो वो मैक्सिमम केस में गलत है। तो ऐसे में अगर हम ये मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन गलत है, तो जैसे ही हमने पहले ऑप्शन को गलत माना, ये हमारा ऑप्शन गायब हो गया और आंसर निकल गया 2 और 3। इसका मतलब है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है और ये मेंटरशिप पोर्टल जो मार्ग है वह इसी यूएस स्टार्टअप सेतु की पहल के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये यूएस स्टार्टअप पहल सेतु का लोगो है। ठीक है, इसमें आइडियाज, हार्ड वर्क, इसको लॉन्च करना है, फिर इसको ग्रोथ कराना है। ये देखिए, जो भारत के, ये यूएसए का झंडा है, ये इंडिया का झंडा है, मतलब दोनों देश मिलकर के भारत में स्टार्टअप सेतु को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं कि ये हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तो इसका मतलब है कि मैंने कहा था कि मंत्रालय मैक्सिमम केस में गलत होता है, तो यहां पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को देकर के गलत कर दिया गया है। कौन सा मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के साथ मिलकर के इस पहल को शुरू किया गया है।
और भारत में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इस पहल को बढ़ाया। अगला क्वेश्चन फिर से आर्ट एंड कल्चर का, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल के दौरान प्रयुक्त शब्द खराज का सही वर्णन है? अब देखिए, जानकारी, एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी वन लाइनर प्रश्न आता है उसको पढ़ने से हमें यह फील होता है कि शायद मैं इसको जानता हूं, और फिर इंसान वन लाइनर क्वेश्चन में बिना कंफर्म हुए, मतलब शायद मैं जानता हूं ये सोच करके, और चारों में से किसी एक को आंसर मार डालता है और आंसर मार देता है, और फिर उसके बाद घर आकर के मिलाता है तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए मेरी एक सलाह रहेगी कि वन लाइनर क्वेश्चन में अगर आपको निश्चित रूप से आंसर नहीं पता है और आपने अगर 80 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां गलत होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे बच के रहना है। लेकिन अब चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो जान लेते हैं कि खराज क्या है। बेसिकली जब भारत में इस्लामिक शासन का इंट्रोड्यूस हुआ इस्लामिक शासन, और गुलाम वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो उसी समय से भारत में 4 प्रकार के कर इंट्रोड्यूस किए गए, और वे 4 प्रकार के कर वैसे थे जो कि शरीयत में वर्णित थे। वो 4 प्रकार के कौन कौन से कर थे? खराज, खुम्स, जजिया और जकात। इसका मतलब है कि शरीयत कहता है कि कोई भी इस्लामिक शासन केवल 4 प्रकार का ही टैक्स ले सकता है। वो 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से? खराज क्या है भाई? खराज बेसिकली भूमि कर है। खराज क्या है? भूमि कर। तो इस्लामिक शासन में जो भूमि कर लिए जाते थे, जो कृषि पर कर लिया जाता था, उस कर का नाम क्या था? खराज। खुम्स क्या है? खुम्स का मतलब है कि युद्ध में, अगर कोई युद्ध में हमने लूट लिया है, कोई लूट प्राप्त हुई है, तो उस लूट प्राप्त पर जो कर है उसको खुम्स कहा जाता था। जैसे इस्लामिक सेना ने कहीं पर युद्ध जीता तो उस क्षेत्र को लूटा भी, और वहां से जो धन प्राप्त हुआ उस धन में से कुछ हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा, मतलब सुल्तान के पास चला जाएगा, और बाकी हिस्सा लूट का सैनिकों में बट जाएगा। तो वही जो सुल्तान के पास जाएगा उसी को कहा जाता है खुम्स। जजिया क्या है? बेसिकली इस्लाम में एक कंसेप्ट है कि अगर आप जिम्मी हैं, जिम्मी का मतलब होता है गैर मुस्लिम, अगर आप जिम्मी हैं, जिम्मी का मतलब क्या होता है? गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, ठीक है। और चूंकि इस्लाम ये मानता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन होना चाहिए, और जो इस्लाम के बाहर के लोग हैं उनको इस्लामिक शासन में रहने की अनुमति नहीं है, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको या तो मार दिया जाए, या फिर अगर वो इस्लामिक शासन में रहते हैं तो उन्हें एक प्रकार की सुरक्षा कर देनी पड़ेगी। जजिया क्या है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, कि आप अगर इस्लामिक शासन में हैं तो आपको बाकी सबसे अलग अपनी सुरक्षा के लिए भी सरकार को एक टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई मुस्लिम आपकी संपत्ति का हरण कर लेता है, आपको मार देता है, आपके यहाँ कोई आपकी बेटी बहनों का इज्जत लूट लेता है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। और ऐसे में अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है, अपनी धन संपत्ति की रक्षा करनी है, तो आपको एक अलग टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम होगा जजिया। और दूसरा है जकात। जकात जो टैक्स है ये बेसिकली मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर है। मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। इस कर में बेसिकली ये 2.5% आपकी मुसलमानों के वार्षिक आय का 2.5% लगभग यह कर लिया जाता था। और इस कर का उद्देश्य क्या होता था? कि इस कर के माध्यम से
इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना, इस्लाम का प्रसार करना, इस्लाम में जो लोग हैं उनके बारे में कोई कल्याणकारी कार्य करना, उसके लिए ये कर ज़कात लिया जाता है। तो ये 4 प्रकार के कर इस्लाम में अनुमानित इनके उनका आदेश दिए गए हैं कि 4 प्रकार का कर कोई भी इस्लामिक शासन वसूल सकता है। तो इन चारों करों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इन चारों करों को बताता कौन है? अच्छा, ये एक शब्द है, आप लोगों ने अगर कभी इस्लाम में नॉलेज के बारे में एक शब्द है, जानकारी को शब्द दिया गया है इल्म। आप लोग भी जानते होंगे इल्म का मतलब क्या होता है। इल्म का मतलब होता है जानना। अगर ये शब्द आपके सामने कभी ऐसे ही यूपीएससी ने पूछ लिया तो जान लीजिएगा इल्म। इल्म का मतलब क्या होता है? जानना। क्या जानना? इस्लाम को जानना। इस्लाम को जानने का मतलब क्या है कि इल्म किस चीज का? कुरान का, फिर किस चीज का? हदीस का, ठीक है। और किस चीज का? इजमा का। और किस चीज का? कयास का। तो इस्लाम में इल्म के ये 4 स्रोत हैं कि यहां इनके बारे में आपने अगर जानकारी ली है तो आपको इल्म है। किस चीज की? इस्लाम की इल्म है। इस्लाम का मतलब कुरान का, हदीस का, इजमा का और कयास का। इनका अगर आपको इल्म है तो आप क्या है? आप इल्म अगर आपको है इसका तो आप क्या है? आप आलिम। आलिम का मतलब इस्लाम को जानने वाला। और आलिम का ही बहुवचन शब्द होता है उलेमा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि उलेमाओं ने सुल्तान को यह सलाह दी। उलेमा शब्द सुना होगा। उलेमा शब्द बेसिकली इल्म शब्द का, सॉरी, आलिम शब्द का बहुवचन है। आलिम का मतलब जिसको इल्म है। इल्म किस चीज का? इस्लाम का। इस्लाम में किस चीज का? कुरान, हदीस, इजमा और कयास का जिसको इल्म है वो आलिम है, और उसी का बहुवचन है उलेमा। तो इन शब्दों को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है, और इसीलिए इन शब्दों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आइए, तो अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि खराज क्या था। तो खराज हमने बता दिया कि खराज क्या है कि गैर मुस्लिमों के सकल भूमि के सकल उत्पादन पर लगाया गया कर। खराज क्या है? एक प्रकार का भूमि कर है। तो भारत में खराज कौन देता था? जो हिंदू होते थे वही खेती करते थे, तो वही ये टैक्स देते थे। तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला सकल उत्पाद पर लगाया गया, भूमि के उत्पादन पर लगाया गया कर को क्या कहा जाता था? खराज, ठीक है। तो आज जो मैंने जिन करों की चर्चा करी या इस्लाम के बारे में जो चर्चाएं करी, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके हर किताब में ये सारी चीजें मिल ही जाए, और यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन यूपीएससी की भी पूछी जाती है आपसे, और वो क्वेश्चन में आपसे यूपीएससी का एक क्वेश्चन जो कि यहां पर 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डेली एक क्वेश्चन शेयर करता हूं यूपीएससी का, ताकि मैं बता सकूं कि यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे कम नॉलेज के बावजूद उसको सही किया जा सकता है। और अभी कुछ क्वेश्चन जो कि लगातार पीछे से साइंस टेक के ही मिल रहे हैं, आज भी साइंस टेक का ही यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखिएगा, प्रश्न है कि ब्लॉकचेन तकनीकी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसकी समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन की पूरी डेटा किसमें होती है? क्रिप्टो करेंसी में। मतलब केवल क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही इसका यूज किया जा सकता है, केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में। थर्ड स्टेटमेंट, ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों को। अब देखिए,
ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी चर्चा में थी, अभी भी चर्चा में है, 2020 में काफी अधिक चर्चा में थी। उस समय जो क्रिप्टो करेंसीज थी, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया था, साथ ही अभी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में। तो अभी भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर प्रश्न आए और आपको सपोज करिए कि नहीं पता है, तो कैसे सही करेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि सांस्कृतिक के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए, वही आपके सांस्कृतिक के क्वेश्चन को सही करने के लिए पर्याप्त होगी। कह रहा है यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्रिप्टो करेंसी के साथ सपोज करिए, क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसको कोई भी एक देश की जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वह कंट्रोल नहीं कर सकती है। आरबीआई जो ब्लॉकचेन या फिर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको रेगुलेट नहीं कर सकती है, तो समस्या है। इसीलिए तो ब्लॉकचेन से संबंधित जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये दुनिया भर में कहीं भी स्वतंत्र रूप से लेन देन हो रही है, इसको कोई रेगुलेट कर ही नहीं सकता है। तो एक कोई व्यक्ति इसको नियंत्रित नहीं कर सकता, यह स्टेटमेंट क्या है? सही है। यही तो समस्या रही है। सेकेंड स्टेटमेंट कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका केवल क्रिप्टो करेंसी में ही इसका उपयोग है। भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी का केवल एक जगह पर उपयोग होगा? अरे भाई, क्रिप्टो करेंसी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत अधिक जगह पर उपयोग हो सकता है। डेटा सिक्योरिटी में हो सकता है, सोसाइटी में भी बहुत सारी रिसर्च में हो सकता है, बिजली के पारेषण में उपयोग हो सकता है। कह रहा है कि केवल एक जगह। तो जैसे ही ये कहा तो आपको तो समझ में आ गया कि दो तो ऑप्शन डेफिनेटली गलत होगा, कौन सा सही है, और दो गलत हो रहा है तो ये दोनों गायब हो गए। पहला इसका मतलब कि निश्चित रूप से सही है। अब थर्ड पे आकर के हम सोच रहे हैं, देखा है आपने, मतलब बहुत कम जानकारी या बल्कि बिल्कुल नहीं जानकारी, लेकिन सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ा कि ब्लॉकचेन की संरचना और विकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे लगा कि यहां पर केवल दिया गया है, और केवल वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम रूप से गलत होते हैं। तो मैंने इसको मान करके ये गलत किया, तो तुरंत मेरे दो ऑप्शन गलत हो गए, और अब पहला ऑप्शन अपने आप सही हो गया। चलो, मैंने माना कि मुझे पहला नहीं आता है, फिर भी पहला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और बाकी दोनों में एक है। अब थर्ड पे आते हैं कि ब्लॉकचेन के आधारित विशिष्टों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। अरे भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए किसी की अनुमति लेनी जरूरी है क्या? अब कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को, उसकी विशिष्टता को बिना किसी की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ये क्वेश्चन तो साइंस टेक का था, लेकिन न तो मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ा और न ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना पड़ा, फिर भी आंसर निकल गया। ठीक है, तो साइंस टेक के प्रश्न को लेकर के ये नहीं सोचना है कि आपको उसके टेक्नोलॉजी की डेप्थ की जानकारी होनी चाहिए, नहीं। ये यूपीएससी आपसे डिमांड नहीं करता है कि आप टेक्नोलॉजी की, चूंकि उसे पता है कि आप यहां पर टेक्निकल रिसर्च के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल टेक्नोलॉजी का जो इंप्लीमेंटेशन है सोसाइटी से, उसी के बारे में यूपीएससी प्रश्न पूछता है। जो करंट में चर्चा में रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे, उसके बारे में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को लेकर के और साइंस टेक को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछले 1 साल के बारे में करंट अफेयर में जो भी आए हैं उसको जानकारी ले लीजिए, यहां से साइंस टेक के प्रश्न आपके बन जाएंगे और यहां से आपका साइंस टेक का काम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि अभी डेली हम 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी चर्चा करते हैं। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज चल रहा है। अभी हाल ही में हमने 2-2 करके इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी समाप्त की है। तो इधर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिभाषित और अनुरक्षित पूरक विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति। अब एसडीआर क्या है आपने पढ़ा होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा है तो आइए आगे बढ़ते हैं। एसडीआर मुद्रा नहीं है, इसके बजाय मुद्रा के दावे का प्रतिनिधित्व करता है। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD
में सदस्यता के लिए देश तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे आईएमएफ के सदस्य नहीं बन जाते। आईबीआरडी को साधारण शब्दों में विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब तक आप आईएमएफ के मेंबर नहीं होते हैं, कोई भी देश अगर वो विश्व बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले आईएमएफ की मेंबरशिप लेनी होगी, तभी वह विश्व बैंक की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, ये इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी चर्चा चल रही है, इनसे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां पर उम्मीद की जाती है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि एलिमिनेशन टेक्निक भी यहाँ पे काम करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, इन सब संस्थाओं के बारे में, जो प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी का मतलब बहुत अधिक जानकारी होनी। अब विशेष स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, अब कह रहे कौन सा सही है, तो आइए जान लेते हैं। मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं के बारे में है। आईएमएफ उन 189 देशों द्वारा शासित वर्तमान में इसके मेंबर है और इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। एक लाइन और ध्यान रखिएगा, आईएमएफ को फंड भी कहा जाता है। फंड एक छोटा नाम है आईएमएफ का, इसे फंड भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दुनिया में 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई, एक आईएमएफ, एक वर्ल्ड बैंक और एक यूएस फेडरल, ठीक है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में हुआ था वहां से डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके संयुक्त सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय उसमें 44 देशों ने मेंबरशिप, 44 देशों ने इसको प्रमोट शुरू किया था। और बेसिकली जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था डेवलप की गई थी, इसके पीछे का कारण था कि 1929-30 में पूरी दुनिया में, विशेष करके यूरोप और अमेरिका में बहुत बड़ी महामंदी आई थी। तो उस महामंदी में यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो गई थी। अब उन्हें एक समझ में आई कि हमें दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता है जो मंदी के समय में भी हमें आर्थिक सहयोग दे करके हमारी मंदी से उबरने में हमारी मदद कर। इसीलिए 1930 के मंदी के बाद, 1930 की मंदी में 44 देश बहुत अधिक रूप से प्रभावित हुए थे, जिसमें कि अधिकांश रूप से यूरोप के देश थे और कुछ नॉर्थ अमेरिका के देश। तो इन देशों ने ही मिलकर के शुरू में और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के लिए स्थापना करने का प्रयास शुरू किया, ठीक है। फिर बाद में वो आईबीआरडी और आईएमएफ के रूप में इसमें इनकी स्थापना हुई। अब एक नियम है कि किसी भी देश को अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उसे पहले आईएमएफ का मेंबर बनना कंपलसरी है, यह एक रूल है। और दोनों के आपको कमेंट में बताना है कि आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन देता है या कि लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक है। फिर कमेंट में यह भी बताना है कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वह दीर्घकालिक लोन देता है कि अल्पकालिक लोन देता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आईएमएफ के बारे में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट में जो पहला है कि एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति है, ये क्या है? गलत है। एसडीआर मुद्रा नहीं है बल्कि एक टोकरी है। उस टोकरी में 5 मुद्राएं हैं, यहां देख लीजिएगा, आगे मिल जाएगा कि आईएमएफ के साथ एसडीआर जो भी देश रखता है वह आईएमएफ से धन प्राप्त करने के लिए उसका यूज कर सकता है। भारत आईएमएफ का 8वां सबसे बड़ा कोटा रखने वाला देश है। आईएमएफ में किसी देश के 2 प्रकार के फंड होते हैं, पहला कोटा होता है, दूसरा ऋण होता है। जो कोटा होता है किसी देश का आईएमएफ में, उसका जो निर्धारण होता है कि आपका आईएमएफ में कितना कोटा होगा, वह दुनिया में उसकी इकोनॉमी के साइज से या उसकी इकोनॉमिक पहुंच के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो आर्थिक रूप से बड़े ताकतवर देश होते हैं उनका कोटा भी अधिक होता है, हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल सा होता है। एसडीआर एक मुद्रा नहीं है, इसके बजाय सीआर में जो होता है वो 5 मुद्राएं शामिल की गई है। कौन कौन? यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, चीनी युआन और जापानीज येन। इन 5 मुद्राओं को एसडीआर में शामिल किया गया है। एसडीआर कोई एक मुद्रा नहीं है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और बाकी पहला जैसे ही गलत हुआ उसके बाद आपका 2 और 3
सही हो जाएगा। तो यहां पर आईएमएफ के बारे में आपको जानकारी क्लियर हो गई। मुझे लगता है कि अगर इतनी जानकारी भी आप आईएमएफ के साथ रखते हैं तो आईएमएफ से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न बनेगा उसको एलिमिनेट करने की स्थिति में आप होंगे। हालांकि एक बात और जो कि आपको करने हैं, ये टास्क है आपके लिए कि आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन इस समय भारत के संदर्भ में काफी चर्चा में रहा था, पिछले साल, अभी भी चर्चा में है। सिंचाई और जल निकासी पर अंतरराष्ट्रीय आयोग, ठीक है। और चूंकि भारत में आप सभी जानते हैं कि ये उसका लोगो है इस आयोग का, और भारत में सिंचाई के लिए जो इंटरनेशनल कमीशन है उसको लेकर के भारत में सिंचाई में काफी रिफॉर्म किए जा रहे हैं, तो इस कमीशन से भी भारत सहयोग ले रहा है। यह 1950 में स्थापित किया गया था, जो एक प्रमुख वैज्ञानिक, तकनीकी, अंतरराष्ट्रीय लाभकारी, गैर सरकारी संगठन है। भारत सिंचाई और जल निकासी पर अंतरराष्ट्रीय आयोग का संस्थापक सदस्य है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, ये पढ़ते ही आपको लग गया होगा कि भारत संस्थापक सदस्य है, जैसे ही बोला ये गलत हो सकता है। और पहला स्टेटमेंट में 1950 में अगर हम स्थापित है तो हो सकता है 1950 गलत हो, लेकिन इधर वालों में आपने नहीं सोचा। देखिए सोचना कैसे है, बहुत ही छोटी, कभी कभी आप लोग बहुत छोटी सी गलती को नोटिस नहीं करते और इसीलिए जानते हुए भी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। मैंने कहा कि आप इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे, उसके बावजूद ये क्वेश्चन सही कर सकते थे और बिना जानकारी के सही कर सकते थे, सिर्फ थोड़ी सी सक्रियता दिखा करके। कैसे? जैसे ही आपने पढ़ा कि वैज्ञानिक संस्था, तकनीकी संस्था, अंतरराष्ट्रीय लाभकारी, अरे भाई तुरंत दिमाग आपके खुल जाते हैं कि लाभकारी नहीं, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो दुनिया की भलाई के लिए होते हैं वो गैर लाभकारी होते हैं, ठीक है। तो ये जहां पर जैसे ही तुरंत लाभकारी दिखा और जब आप फ्लो में पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपका दिमाग ही नहीं जाएगा इस बात पे कि यह गैर लाभकारी हो सकता है, लेकिन आपको इतना अपने दिमाग को एक्टिव बनाना है कि जैसे ही इसको लाभकारी को पढ़े तुरंत समझ में आ जाए कि नहीं, ये तो निश्चित रूप से गलत है, यह संस्था तो गैर लाभकारी होगी, लाभकारी संस्था के बारे में तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो ये गैर लाभकारी जैसे ही आपके दिमाग में आता ये तुरंत गलत हो जाता, और पहला गलत हुआ, सेकंड स्टेटमेंट फिर सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ठीक है। अब इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। 1950 में इसको स्थापित किया गया था और ये गैर लाभकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन। इसका मतलब है कि ये जो एनजीओ टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में सिंचाई के लिए सहयोग करती है, सिंचाई के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उसको दुनिया भर में साझा करती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। तो और 2020 में भारत में 4 साइटों को विश्व विरासत सिंचाई संरचना टैग प्राप्त हुआ है, और 4 कौन कौन से स्थल हैं? कुंभुम टैंक आंध्र प्रदेश, कुरनूल, और कुंभुम टैंक, उसके बाद कुरनूल कडप्पा नहर, ये आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा टाइपिंग का एरर हो गया है, कोरू मामिला टैंक अनंतराज सागरम, और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में धामपुर झील। ये 4 ऐसे स्थल हैं कि इनको विश्व विरासत सिंचाई स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके साथ हमने आज शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा एक एफर्ट लगा करके आप लोग अगर अपना इसमें कमेंट भी कर दें और ये भी बताएं कि आपको इनिशिएटिव कैसी लग रही है, जो प्रश्न हमने पूछे हैं आपसे उस प्रश्न का अगर आप लोग आंसर भी कमेंट में कर दें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा और हम और अधिक ऊर्जा के साथ आपको इस पहल को एग्जाम के टाइम तक कंटिन्यू करके आपकी पूरी तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करना, ठीक है। तो हमारी इस तैयारी से आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।